अच्छा, And similarly, you have electric field lines, right? ओके, The fluid flows. So electric field lines also appear to flow. Okay. And that flow of field lines, that is actually ऐसा लगता है जैसे वो भी flow कर रही हैं. Obviously, it's our imagination कि वो ऐसे बनानी होंगी, but they seem to be flowing, but there is no flow, however. फ्लोइंग। तो फ्लक्स Yeah. का मतलब फ्लो होता है, हाँ, फ्लक्स का फ्लो ऑफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कि मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में फ्लक्स का मतलब यही है कि यू हैव समथिंग विच इज इन फ्लक्स. ओके, फ्लक्स। इट इज इन फ्लक्स बोलते हैं हम. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही होता है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया से पास होता है, पर तो एक क्वांटिटी नहीं निकलती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मैंने आपका मुझे बस एक एक छोटी सी चीज पूछनी थी। हाँ. सर पहले हम डाइपोल पढ़ाई जाती है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैं पहले डाइपोल पढ़ाया गया था। हाँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं अच्छा, एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ. अच्छा, और आई एम गोइंग विद एनसीईआरटी. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, जैसे लिखा है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड विद वेलोसिटी, ओके, थ्रू अ स्मॉल फ्लैट सरफेस इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस. तो अगर आपकी ये पाइप थी, ओके, पाइप है, तो उसके अंदर पानी जाता था, ऐसे हम दिखा रहे थे वो स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर और वट एवर यू वांट टू से. ओके, हाँ जी। ये परपेंडिकुलर है. Okay, so it's a cross sectional area, okay, through which it goes. So this is your actual pipe, and we're referring to the cross sectional area. Okay, so बिजलियां निकल, so इलेक्ट्रिक there is फील्ड a निकल रही rate थी। of flow of liquid given by the volume crossing the area per unit time. So there is a volume of liquid that crosses this area. So if that volume is V and it crosses an uh, area, right? So per unit basis, the volume crossed is V by A, and per unit time basis, it is volume upon A by T, right? So something similar to that. The this flowing liquid is is the analogy for the flux. And so electric field के लिए भी what they do is they take, वैसे तो electric flux is due to a charge, for example, right? This is a charge. This is the flux through the positive charge है, मान लो, right? Okay, they are not crossing. ऐसे ही बन गया वो, don't worry. So this is your flux passing. But जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी आएगी, बट इसके थ्रू परपेंडिकुलरली निकलता हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? सो इट्स बेसिकली अ डॉट प्रोडक्ट. It's a डॉट dot प्रोडक्ट product. मतलब ये एक Mathematically, स्केलर क्वांटिटी है। it's a scalar quantity. It has no. So if you get a flux like this on the right hand side and you get a flux on the left hand side, okay, कि भाई एक चार्ज इस तरह बिठा दिया माइनस क्यू, राइट? तो जो फ्लक्स इसकी वजह से आएगा वेबर्स में आता है, अभी देख लेंगे. बट इट्स बेसिकली दिस, रीड दिस वर्ड, नंबर ऑफ रीड फील्ड दिस लाइंस वर्ड. क्रॉसिंग यस, यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक यस. फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया मतलब इन द डीएस, वो छोटा ही दिस है। वाज लिक्विड, बट दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू. ओके, इट्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइन. सो क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है? एज इफ कुछ फ्लो करके क्रॉस कर रहा है, मतलब एक क्रॉसिंग छोटे यूनिट. एरिया डीएस से। हाँ जी. तो ये तो नॉर्मली होना चाहिए, राइट? शुड बी, इट शुड क्रॉस अ यूनिट एरिया नॉर्मली. Placed, the area should be placed. Which area is to be considered? The one which is normal to the field at a point. Okay. उस फील्ड के. तो if you have a area like this, okay, again I will draw 3D. चलो मैं 3D में एरिया बना लेता हूँ, क्रॉस सेक्शनल वाला. 3D की जरूरत क्या है, आप एक सिलेंडर ही बना लो ना। हाँ, वो भी बना सकते हैं. ये लो ऐसा, लेट्स मेक अ स्टैंडिंग सिलेंडर फॉर एग्जांपल. ओके, एंड देयर इज a flux which is passing through it. So मान लो flux is like this. ओ यार, ये क्या हो गया? So हाइलाइटर क्लोज करना। ये flux ऐसे है मान लो. Okay?
फ्लक्स इज नॉट इजी फ्लक्स टू अंडरस्टैंड। एक सिचुएशन तो हो सकती है आपका फ्लक्स ये स्ट्रेट जा रहा है इसके थ्रू, राइट? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया कि, और एरिया, एक एरिया ये जिसको काट रहा है, एक एरिया ये है, और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, द कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। 2πRH। हाँ, तीन सरफेस एरियाज इसमें इन्वॉल्व है। फ्लक्स निकालने के लिए पहले तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ये मतलब दो वो जो स्फीयर है बॉटम्स, रहा, दीज आर सर्कल्स ऑफ अ सिलेंडर, सर्कल्स मतलब ये पाई आर स्क्वायर। एक ये और एक CS है। अच्छा। ये पढ़ते नहीं है, वो एक टॉपिक आता है। तो ये, सरफेस एरियाज बॉटम। हाँ वही, कौन और वगैरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पहले कैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा जी ऐसा है। फिर देखा यार, लेट्स, हमें तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेना जो परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो इस एरिया को देखा, और इस एरिया से मूविंग अवे एक नॉर्मल बनानी है आपको, नॉर्मल। सो दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द area. So this normal actually is called as a area vector. So 12th standard में area will become a vector. Okay, it's strange, but area is a vector, and वो we will तभी लिया say, जाता है जब हम किसी एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ, तो ये फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है E डॉट डी एस, मतलब यस। डी एस इज अ स्मॉल एरिया, दिस इज योर डी फाई, बट सो फाई इज इक्वल टू E इंटू एस। इफ आई सी माई सिनेरियो हेयर, आई विल से बॉस कि जो मेरा ऊपर वाला एरिया है फर्स्ट, इसके थ्रू अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं फाई 1 नाम रख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो नॉर्मल है इनके बीच में एंगल कितना है। ओके, दैट इज व्हाट आई नीड टू वरी अबाउट। तो मेरी नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ यार इन दोनों का एंगल कितना है, ये वाला। तो ये एंगल इन दोनों के बीच में, राइट? सो थीटा। से इट इज 120 डिग्री। सो इसे ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू दे रखी है जी? 120 न्यूटन पर कूलम। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? सो यू से ओके, पाई आर स्क्वायर, तो एंड बिकॉज कॉस इट्स वन अ ट्वेंटी। वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, कॉस सो वन इट इज ट्वेंटी E अच्छा। S cos of 120, right? Which is right, cos 120 flux. So you get your answer, मिल गया। तो हमें मतलब देखना ये होता है कि अच्छा, लेट्स लेट्स सी दिस एरिया, नीचे वाला बॉटम। ओके, द बॉटम एरिया, दिस वन, ये जो सरफेस एरिया ये वाला। नाउ इफ यू सी दिस, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट द एरिया वेक्टर इज गोइंग लाइक दिस, नीचे की तरफ जा रहा है नॉर्मल। एंड सो दिस इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड द एंगल, क्योंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है। Okay, now the angle is this, and you can know if earlier the angle was 120 degree, this angle is going to be 60 degree with the lower one. ऊपर बड़ा एंगल था ये वाला, राइट? टोटल टोटल एंगल कितना होता है? 60 होता है, 180। तो ऊपर वाला एंगल अगर ये 120 है, तो हाँ जी हाँ नीचे जी, के, समझ गया मैं इसको। ठीक है। सो सेम फॉर्मूला, बट दिस टाइम अराउंड यू पर विल इस से बार इट इज कॉस 60 पर इस cos बार 60, कॉस right? Right. And let's say somebody says, so then tell me about the curved surface area also. Okay. So, okay, no problem. If I take your curved surface area, which is this, okay, what if I draw normal moving towards my face like this? It is moving towards my face, and my electric field is in this direction. I think ये क्या कर दिया? Wait. I will draw the electric field in a certain ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस था बार। वो ऐसे है। ओके, और मे बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, let me use a black, maybe the electric field is एक्स। like this. Okay, so electric field is, so let's call this x, z, and let's call it y. Okay, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि एक्स जेड प्लेन में हो, है ना? हाँ You can split it into xz. Maybe it is given by E is equal to 2i minus 3k, because you can see the
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउन, नीचे की तरफ है, तो हमारा नीचे तो z नेगेटिव होगा, तो -3 के है। बट मैं एरिया वेक्टर को देखता हूं तो वो परपेंडिकुलर सरफेस एरिया है कहीं पे भी। ऑन अ कर्व्ड सरफेस एरिया वेरेवर यू ड्रॉ नॉर्मल, इट विल कम आउट टुवर्ड्स यू, राइट, वी विल से इट इज नॉर्मल टू द, पर हमें तो सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होती है ना हमेशा। तो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, विच मीन्स इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला जो है, ये नॉर्मल जो है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, गो टू एनी अदर साइड, यू कैन गो, यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर ये गोल वाला कर्व्ड सरफेस एरिया आपका, if this is your curved surface area, you draw normal on this anywhere. Okay, so you draw normal here, draw normal anywhere, ऐसे करोगे, you will find that this curved surface area, which is 2 pi r h and e, okay, इसके ऊपर नॉर्मल बनाएंगे, अगली डायमेंशन के अंदर आएगी वो, मतलब बाहर की तरफ। इट विल नॉट बी इन द सेम प्लेन एज द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ओनली प्लेनर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आई और के में दिखाया, उसी तरह से मुझे नॉर्मल जो है उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर फाइंडिंग, normal to the area will be written, and then you multiply it with 2 pi r h, नॉर्मल की डायरेक्शन जो आप चुनोगे, एंड देन यू डू e डॉट s, राइट। अगर सिचुएशन ऐसे होती तो थोड़ा समझने में इजी हो जाता कि यार मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वाली जो है, और अगर मैं अब नॉर्मल बनाऊंगा कर्व्ड सरफेस के ऊपर, वो कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है ये वाली और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल रहेगा। यू ड्रॉ नॉर्मल हेयर, राइट, विच इज योर सिलेंडर के ऊपर यू ड्रॉइंग अ नॉर्मल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग राइट थ्रू द सिलेंडर, सो इट विल बी एट राइट एंगल्स एवरीवेयर। इस सिचुएशन में, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग डाउन, आई एम ड्रॉइंग नॉर्मल्स, सो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री। तो हर जगह पे अगर वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉर्मल टू द कर्व सरफेस एरिया बनाते हो, सो योर थीटा इज 90 डिग्रीज, दैट मीन्स व्हाट इज अ फ्लक्स इज गोइंग टू बी जीरो, cos 90 is zero. But if you have a curved surface area, which is this, okay, I'm making this situation easy to comprehend. ये मेरा curved surface area, and my electric field is in this direction. Okay, this is my electric field direction. Yeah. Okay. Now the normal will not be 90 degree everywhere, right? So maybe it is at this point, which is one corner, but not here, right? तो ये डिपेंड करता है। तो जब ये हम एंगल वाला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसके एक्चुअली दो ही कंपोनेंट थे, एक और एक, इसकी वजह से देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लक्स, इसकी वजह से देयर इज अ कंट्रीब्यूशन टू द फ्लक्स थ्रू द curved surface area. What are the techniques to find the flux through a curved surface area? One is, of course, use vector algebra like this E dot S, but there are other techniques like Gauss law and all that to find the गॉस electric वही है ना, flux. क्या कहते हैं, कार्ल हाँ, फ्रेडरिक गॉस। हाँ, अभी you don't know what is Gauss law, so forget it. Just concentrate on the technique of E dot ds right now and get to this point that if you see electric field lines and the normal to the area making an angle between them, your job is done. Okay, so it's E dot ds and it's es area, which is, and you know the direction of the area vector away from the surface area, and then cos of the angle between the electric field and the area vector. That is all you need to do to be able to solve these problems. एक चीज अजीब है, ये 12th में ये एरिया वेक्टर बन जाता है। हाँ, अब look at this. So this will give you a very good visual representation. You know how why certain figures make it very hard for us to calculate, but we can calculate a small flux there क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया देखा, नॉर्मल इधर उधर होती रहेगी भाई, ये तो बड़ा, इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही मुश्किल होगी, कोई मेथड्स होंगे उसके भी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है सिंपल सिंपल
figures हैं actually. Let me show you the difference when I say look at the two figures. अब एक स्क्वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इज वे टू इजी, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है जी यहाँ से, और एंगल ढूंढ लिया, लो जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लो। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ये थीटा बता दो मुझे, आई विल टेल यू द हम्म, आंसर थ्रू, एंड आई नो द एरिया, राइट? बट लुक एट दिस फिगर, दिस इज नॉट एन इजी फिगर टू अंडरस्टैंड, इट्स अ फेयरली, यहाँ पे अगर मैं सरफेस एरिया बनाऊंगा, उसकी नॉर्मल तो इधर जा रही है। तो भाई अगर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ, इसका तो थे बहुत सारे नॉर्मल्स तो बन हाँ, जाएंगे। तो ये टफ हो जाएगा थोड़ा सा इनक्लोज्ड एरिया। तो इसकी टेक्निक्स होती हैं। गॉस लॉ एक इजी टेक्निक है हमारे सिलेबस में, जो थोड़ा सिमेट्रिकल सिचुएशंस में काम आती है, बट इट्स अ वो स्ट्रॉन्ग गॉसियन टेक्निक। प्लेन जो होती है उसके अंदर। गॉसियन सरफेस होता है, हाँ, गॉसियन, हाँ, सरफेस। सरफेस ऑफ वन अपॉन हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्यू बाय हाँ, एप्सिलॉन, क्यू क्यू अपॉन, इनक्लोज्ड, हाँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट? ओके और एप्सिलॉन नॉट दैट परमिटिविटी। जी, okay, so this is one. So you will just take, if you know there is a surface which is यस। available to you, just calculate the total flux through passing through any and just add the fluxes. Okay, like you said, इसके तो बहुत सारे बन जाएंगे, right? हाँ, तो add those small आप little fluxes. कोई कोई Sigma कोई भी of, सरफेस से उठा के ले लो, उसका सब हाँ, जगह अलग बन डायरेक्शन में जाएगा, बनेगा बन नॉर्मल। जाएगा, तो फिर वो टेढ़ा काम है। तो इसलिए इससे, मतलब theoretically the way to find हम्म, total surface is do EDS everywhere हाँ, in और small जिसमें small सर ds. आपको सा लग जाएंगे। हाँ, which is tough, so we don't know this level of how do we solve this shape की क्या equation दे रखी होगी, कौन सी वरना मैथ्स ऐसा, लगेगी। इतनी बट यस, मैथ आती नहीं हमको इंटीग्रेशन से उसको। हो जाएगा कहीं ना कहीं, आगे देखेंगे हाँ, हम, बट फॉर एक वो सर्टन भी होता है ना सर, सिचुएशंस। अगर एक इंटीग्रल में हाँ, अगर हम ऐसा गोला सा बना दे। हाँ, ये लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल तो पढ़ लिया ना हमने, सरफेस इंटीग्रल, सॉरी, line integral, surface integral. This is surface. सरफेस। Anyway, okay. Now let's jump on to dipole. Okay. Now dipole basically is a configuration of a charge where you have uh, two charges. One is minus q and plus q, which are placed at very small distance. Okay. An equal and opposite charged configuration placed at very small uh, distance produces a very typical type of electric field. Okay, so since we are studying electric field, we have studied electric field due to multiple charges, we have studied electrical field due to a single charge. The electric field due to dipole is also quite useful to learn, because we see this in life, real life situations where सर there is वी a सी दिस dipole. इन केमिस्ट्री, हाँ, yes, बेस्ट absolutely. एप्लीकेशन। हाँ, तो डाइपोल का जो डिबाई डिबाई कैलकुलेशन होता है, यूनिट्स जो होते हैं इसके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें दो न्यूटन, सिचुएशन देखनी होती हैं। न्यूटन मीटर, नहीं सॉरी, हाँ, न्यूटन कूलम मीटर। व्हाट कूलम मीटर, हाँ, विच इज फाइन, डाइपोल। या डेफिनेशन वाइज यस। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमें जब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू हैव दीज टू चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज जनरली वेरी 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 स्मॉल। You have these two charges, minus q and plus q. Can be reverse also. You can keep plus q and minus q. It is your choice. There are two situations you have to study the electric field. Find the electric field on the line joining the two charges, or find it on the equator. Okay, it's your choice. So this is a perpendicular bisector. You can find electric field due to this charge. Goes like this. It goes like this, and you can do resolution. This is in this direction, okay, and this particular one is in this direction, right? So you can split in this direction, okay. You can add these, so these two cancel and these two add up, so the net electric field you can see is coming out. तो आपको वो थीटा भी दे देंगे, डिस्टेंस भी दे देंगे इन दोनों के बीच में. So a configuration of plus and minus charge is called as a dipole, like a magnet, south pole and north pole, ये right? ऑपोजिट Something. डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। हाँ, exactly. Dipole as a physical quantity, okay?
एज अ फिजिकल क्वांटिटी जो है, एज अ फिजिकल quantity, like you said, it's P is equal to it's Q into into the distance distance. between the two charges. हाँ हाँ Okay, L लिखना चाहते हो L लिख लो, 2A लिखना चाहते हो, हाँ depends on what you follow, and it's a vector by the way. Okay, हाँ जी, केमिस्ट्री में भी था ये। so it's a vector and वैसे इसको हम डाइपोल को uh, इस एरो से भी डिनोट कर सकते हैं ना, yeah, डाइपोल मोमेंट को। कौन से एरो से? ये वाला, कहाँ है? इधर इधर। हाँ, अच्छा, ये केमिस्ट्री है यार। अच्छा, ये केमिस्ट्री के अंदर ही सूटेबल है। हाँ हाँ, इसमें नहीं होता कुछ भी, अच्छा अच्छा। यहाँ नहीं चलेगा ये। पर अभी हमारा फोकस इज नॉट देयर टू यू नो get experts in the area of dipole. We are saying that we understand what is a dipole. It is q into and we know what is p, which is dipole moment. Okay, that's about it. So electric field हमें निकालना है, हमारा main goal तो है let's find the electric field due to a dipole. So this comes in as a derivation in schools. ये आएगी तुम्हारे स्कूल में, या तो निकालने को बोलेंगे on the वो भी आती है equator सर वो। हाँ, या axis. एक टॉर्क की भी आती है, हाँ, टी इज ये इक्वल टू पी साइन थीटा। हाँ ठीक है, वो रोटेशनल इफेक्ट हो गया हाँ, और कपल की वजह से। right. So if you draw a dipole, what you do is, let me just, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड। मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले बता देता हूँ। तो एक से ये वी आर फाइंडिंग इट ऑन द एक्सिस व्हिच इज द लाइन जॉइनिंग द टू charges. Okay, so you can see the electric field here and electric field due to plus q, at an axis में भी here, एक की वजह से माइनस चार्ज दूर है, तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज known, and this is the extra distance. So this plus this distance plus this distance. Okay, so r plus a whole square. And as far as this charge goes, अच्छा ये distance लेते हैं, sorry, r. So this is r, and therefore this is r minus a. ये a subtract कर दिया एक charge से, so this is subtracted from one of the charges. Positive charges की वजह से away होगा, द इन्फ्लुएंस इसकी वजह से माइनस की वजह से टूवर्ड्स होगा, और जो दूसरा चार्ज है ई माइनस क्यू, सो दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस वही के क्यू बाय वही वाला रूल लगा लिया, आर प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये वेयर पी इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस, क्योंकि ई इज अ वेक्टर, राइट? E is a vector, so P is a unit vector along the dipole axis from minus Q to Q. ठीक। बस इनको ऐड कर दो दोनों नंबर्स को एंड यू गेट योर आंसर्स. So the way when you add these two, this is what you get, and principle of superposition being applied only, कुछ खास नहीं है. सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ही है और कुछ नहीं है ये. Okay, so this is your total field. ठीक। पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से, ये एब्सोल्यूट डायरेक्शन है, टुवर्ड्स एंड अवे. ऐड करा approximately, because r is generally very large as compared to the distance. मेरे ख्याल से r is from the center, measured from the center. यहाँ पे निकाल रहे हैं अगर हम, so this is minus q, this is plus q, this is r. तो ये वाले से जब नापते हैं तो वो r प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, और जब इस वाले से नापते हैं तो ये r माइनस हो जाता है. ये a है और ये a है, तो total distance is 2a between them. That's the assumption. It's your choice what you want to label it as. L लिखते तो मैं इसको L/2 कर देता. चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं, इनके सेंटर पॉइंट से आर नापा जाता है. सो आई एम फाइंडिंग इट ऑन द एक्सिस from the center of the dipole. So electric field at the axis, some point on the axis, measured from the center of the dipole, is called as r. So this is r minus a and this is r plus a. तो ये जो distances लिखे हैं, you should be careful, they are measured from where. Okay, now r square minus a square. Now you know r is anyway very large as compared to a.
this r is very large as compared to half the distance between the dipole, because the total distance between the dipole is assumed to be 2a, half the distance is a plus a, तो ये इसको जीरो ही कर दिया और ये रह गया आंसर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर r very large as compared to half the distance of the dipole is given by the formula this, and you can see it is from minus q to plus q from vector standpoint. Okay, p is a unit vector, लिखा था ना कहीं पे ये, p is a unit vector along the dipole axis, so the direction of the dipole in itself is from p to minus q to q always. The vector which called as dipole moment, which is a product of the charge and the into the distance distance. between them. So 2a is the distance because we assume a and a for ease of this working of electric field. So इसको मैं 2 और 2qa लिख दूं तो ये वाला पार्ट जो है ये p बन जाता है. So this becomes 2p upon 4 pi epsilon naught r cube p vector. ये लिखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि I've written p vector. So along the axis, but it starts from minus. So it's reverse, right? Electric field would have been from plus to minus charge. This is the way it would travel. But dipole moment goes like minus to plus. तो एक एक्सेस वाला डेरिवेशन और एक इक्वेटोरियल लाइन वाला डेरिवेशन, इन दोनों में से वी आर बाउंड टू गेट वन क्वेश्चन 100% है. शुरू में देते हैं, इस बार बोर्ड में भी आ गया है, इस साल के बोर्ड के पेपर में है. बोर्ड में पूछ के डेरिवेशन. And I'm a bit surprised कि the emphasis of the paper is define Ampere circuital law and explain it. So there are two extremes to the paper. One is a very 1990s 80 approach, which is derivations. मतलब रट के आ जाओ, नंबर ले जाओ types. Okay, and then there is an approach to the paper कि पेपर को इतना हार्ड बना दो बाकी क्वेश्चंस के अंदर कि वो समझ ही ना है कि लिखा क्या हुआ है. हमेशा बंदा मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक नहीं करी हुई है और कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ हैं. मतलब बड़ा इम्बैलेंस्ड पेपर था, बड़ा अजीब सा. डेरिवेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेमोराइजेशन आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू बिकॉज दैट्स नॉट रियल टेस्टिंग यू. कुछ याद करके आ जाओ तो यू गेट मार्क्स, यू नो. कंसिस्टेंसी नहीं थी पेपर के अंदर कुछ भी कि वी आर ट्राइंग टू जज यू ऑन एप्लीकेशन. सीबीएसई से बहुत अनप्रेडिक्टेबल. हाँ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यार. मतलब मैंने कितने सालों से कभी कभार तो डेरिवेशन नहीं जैसे थी. हमारा जब 10th का बोर्ड भी हुआ था ना, हाँ, 4 के 4 बोर्ड एग्जाम्स हमारे जितने भी रहे थे इतने इजी, और मैथ्स का एकदम से उन्होंने हार्ड कर दिया. ओ माय गॉड. हाँ, ये होता है हाँ. tragic, but all right. So look at this situation. मैथ्स माइनस सर क्यू प्लस हम क्यू. तो सर सोच के थे एनसीईआरटी से आएगा सब कुछ, हाँ, और एनसीईआरटी मैंने से आया प्रीवियस पूरा ईयर के पेपर. सैम्पल पेपर भी करे, पर आ गया सर एकदम एग्जाम्पलर के एकदम कोर्स है. हाँ, नहीं इस बार भी यही हुआ है. तो मैं टफ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो एग्जाम्पलर में भी नहीं है. एग्जाम्पलर से भी एक उस स्तर ऊपर ही है. जे एडवांस पेपर पता तो नहीं क्या सर पूछने की कोशिश करी है. अप्रोच तो वही थी, कुछ मिलती जुलती थी यार, थोड़ा नीचे उससे. बट थ्योरी क्वेश्चंस तो सीधा एनसीईआरटी से हैं. अब जैसे ये मतलब क्वेश्चन आया हुआ मेंस है. के पेपर से भी ऊपर था क्या वो? हाँ था, कुछ क्वेश्चंस थे. बस बंदा सोच में पड़ जाएगा कि क्या पूछ रहा है भाई तू. मतलब लैंग्वेज बड़ी अजीब क्या है. पता क्वेश्चन ही फ्रेम ठीक से ना करो तभी हाँ, मुश्किल ये लग भी रही एक रीजन दिखा मुझे कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग वाज पुअर क्वालिटी. जरूरत से ज्यादा गहराई नापने की, मतलब देर आस्किंग द स्टूडेंट्स टू मेजर टू मच डेप्थ फॉर अ बोर्ड पेपर. एनीवे, नाउ लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर विच इज दिस. ये इस लाइन के ऊपर. ओके, सो ये डिस्टेंस आर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये थीटा थीटा है, थीटा एंड थीटा. सो ये एक ई प्लस क्यू की वजह से ये वाला आ गया, ई माइनस क्यू की वजह से ये आ गया. ये दोनों आ गए, लेकिन डायरेक्शंस इनकी ये हैं अभी, राइट. तो डायरेक्टली तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा. तो मैं इनका बेसिकली जब वेक्टर लेता हूँ तो ये दोनों के दोनों ये इधर आ जाते हैं. एक ये माइनस वाला है ना, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका तो अवे है. तो इनके जो साइन कंपोनेंट्स है दोनों के कट जाते हैं. और ये इसका साइन कंपोनेंट, ये दोनों कट गए. कॉस कंपोनेंट दोनों के जुड़ गए. तो कॉस, दोनों का कॉस जोड़ दिया, डाउनवर्ड है तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये प्लस क्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है.
प्लस Q2 माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है, सेम ही है, प्लस Q2 माइनस Q ही आई है ऊपर रिजल्टेंट में भी। कैन सी फॉर योरसेल्फ, ये एक्स कंपोनेंट जो ये वाला है, द एक्स कंपोनेंट वी आर रेफरिंग टू व्हिच इज दिस इज E प्लस Q एंड E माइनस Q, दोनों का कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड में तो दोनों ही बराबर है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ये वाला। P is equidistant from here and here, so it is 2QA r square plus a square 3/2 एंड cos थीटा की वैल्यू डाल दी है बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो r हाइपोटेन्यूज का 3/2 आ गया, और r is very large as compared to a, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ गई। Okay, so you can see that the dipole field at a large distance does not involve Q and A. It depends on the product of Q and A. Be very clear on this. That the electric field of a dipole is not dependent just on the uh, at large distances from it. Okay, so reasoning assertion में they can give you a questions on statements like that. तो वो लिख देंगे कि at large distances assertion है, the dipole is some, is does not involve, dipole field does not involve Q and A सेपरेटली। पहले तो बंदा ये देखेगा स्टेटमेंट और घूम जाएगा कि लिखा क्या हुआ है यार, डाइपोल फील्ड तो मुझे आता है, लेकिन यार मैंने रीजनिंग और असर्शन की लैंग्वेज बड़ी अजीब है ये। एट अ लार्ज डिस्टेंसेस अ डाइपोल फील्ड प्रोडक्ट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ Q and A सेपरेटली, और रीजन लिख दिया उन्होंने उठा के। रीजन इज फॉर R large as compared to A, electric field is parallel to dipole। ऐसे कुछ बना दिया ना यूसे। यार मैंने डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा हुआ है, यार लग तो रहा है यार R ग्रेटर देन A, अच्छा हाँ लार्ज डिस्टेंसेस, बट लुक एट दिस स्टेटमेंट, इट सेज इट डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्ट, वेयर एज it involves, so So this is assertion is false, the false। reason is true. Look at this, no, read for ये reason, for very large distances electric field is parallel to dipole moment, ये reason थोड़ी ना है इसका, it is not a नहीं correct reason। नहीं, और but the इसका large assertion is distance से false क्या ना। है? नहीं, आपके assertion is false, हाँ, but the reason is true, बस। reason is not true, reasoning Reason is a statement, statement, the statement हाँ, written is but it true। is not a reason for this to be हाँ, false। ये ऑप्शन में बस इतना ही होता है, assertion is हाँ false but the reason is हाँ, true। ये भी मैंने देखा, ये भी मुझे ठीक नहीं हाँ, लगा, ऑप्शंस भी ठीक से लिखी नहीं हुई थी, क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए था, बट द reason रीजन is इज, the statement, the reason statement। हाँ, रीजन भी खुद असर्शन है, नॉट अ रीजन, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, सो दीज आर द टू रूल्स यू नीड टू मेमोराइज, ये दोनों पता होने चाहिए जेई के लिए भी, एक ये और एक ये, बट एक घुमा फिरा के देना होगा ना ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ दिस दैट, तो बंदे का ना उससे में कंफ्यूजन हो जाती है अगर उसने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है या उस तरह से देखा नहीं है क्वेश्चन को कि और निपट लेंगे फॉर्मूले से, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ए, राइट, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने मार दी, इट इज क्लियर दैट डाइपोल फील्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, ओ बेटा या लिख देंगे दैट डाइपोल मूवमेंट एट स्मॉल डिस्टेंसेस, ओके, involves Q and A separately। यार अब मैं ये, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला ये है बेसिकली, राइट, दिस इज व्हाट इट मींस, आई एम नॉट नो लॉन्गर एट अ लार्ज डिस्टेंस and therefore I cannot say it does not involve Q and A। So what is involved in small distances? At large distances, if it does not involve Q and A separately, it is depend it is like then electric field is
KQ by R square, right? R works independent of Q. है ना, E is equal to KQ by R square. यही है ना ये तो. In this, if you notice this one, they are not in, they are independent. Hypotenuse is hypotenuse, distance is distance. But the moment you take an assumption, नीचे से ये हट जाता है और ये सिर्फ इतना सा बन जाता है रूल ये वाला. Although इसमें भी 2QA है, but remember it is ये आया इसलिए क्योंकि अभी हमने cos थीटा की वैल्यू डाली थी. तो वो रियल डिस्टेंसेस पे डिपेंडेंट है और दोनों इंडिपेंडेंटली के क्यू बाय आर स्क्वायर की तरह काम कर रहे हैं. ऐसे तो यहां भी बोल सकते थे कि इसमें भी लगा सकते हैं, बट ये जो ए है, इट इज नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस ए लार्ज डिस्टेंस. दिस ए इज बिकॉज ऑफ कॉस थीटा बेस अपॉन वो. तो वी कैनॉट कंक्लूड दैट एट स्मॉल डिस्टेंसेस the electric field depends on product of Q and A. It does not. At small distances, electric field depends on this. R square plus A square 3 by 2. Either it depends on इस फॉर्मूले में. Look at this formula. Right? So these are two fixed quantities, remember, in the question. Q is fixed. The distance between them is all. R is a variable. A is fixed. तो यहाँ पे तो A पे डिपेंडेंसी A square पे भी है ना नीचे. It is not dependent only on two product. It is dependent on Q A R square plus A square 3 by 2. तो प्रोडक्ट पे तो नहीं है ना, A के साथ ये भी तो है R square plus A square by 3 by 2. इसका क्या करोगे? But either you can squarely say that it is dependent on 2QA, product of Q and A. At short distances, electric field is not dependent on product of Q and A. It is dependent like this. This is a correct assertion. तो अब तुम्हें घुमाने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बोर हो गए, तुमने क्वेश्चन इतने सारे कर डाले, सारे तुम्हें फॉर्मूला फिटिंग आ गई, डायरेक्शन भी निकाल ली, डाइपोल ये वो सब कर लिया. उन्होंने रीजनिंग असर्शन के अंदर कोई लाइन डाल देनी है. तो इफ यू रीड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन एंड फोकस, क्या बोल रहा है इस लाइन के अंदर, ओह रियली इट डज नॉट इन्वॉल्व क्यू एन ए सेपरेटली. ओके यार, दिख तो यहाँ पे भी रहा, लेकिन भाई ए यहाँ ये भी तो दिख रहा है. यहाँ नीचे ए नहीं आ रहा ना, यहाँ तो ऊपर ही आ रहा है सिर्फ. ये दोनों चीजें डाइपोल स्पेसिफिक होती हैं. ये तो आपकी मर्जी है ना, वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर चॉइस. इट इज नॉट इन योर हैंड. बट क्यू एंड ए इज फिक्स्ड, कुछ नहीं कर सकते तुम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ए is not a correct statement. It's a product of Q and A only at large distances. True and false, right? They may give you an MCQ. Which of the following statement is a correct statement? Sure. तो बहुत फाइन पॉइंट हो जाएगा ना बड़ा. न्यूमेरिकल देते तो मैं कर लेता, लेकिन यार इन्होंने मुझे इसमें घुमा दिया. अब मेरे को याद ही नहीं कि ये इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि अगर ए नीचे आ रहा है तो इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ क्यू एन ए. लेकिन जनरल बच्चे को देखेगा कि यार क्यू एन ए ऊपर आ तो रहा है, लिख दो इट इज शॉर्ट हो या वो हो फार डिस्टेंस, लिख दो इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ क्यू एन ए, क्योंकि दोनों में ही तो आ रहा है. नीचे तो नहीं आ रहा ना, इसमें नीचे तो नहीं आ रहा, इसमें तो ए नीचे आ रहा है. So just be very careful that 12th standard में this is the direction of CBSE. They're picking a very minute detail and translating into a question, and that is what makes it hard, not the physics of it. समझ में आ गया, पकड़ ली लैंग्वेज कि किस तरह से दे पढ़ना है उसको, तो it's easy. Don't take it lightly. Any specific line they write, वहीं से क्वेश्चन बना के दे देते हैं. जैसे उन्होंने इस बार गैल्वानोमीटर में करा. कुछ तो ये क्वेश्चन भी थे जो कोर्स में नहीं थे, वो भी आए हैं जो डिलीट हो गए थे, इसलिए भी पेपर मुश्किल हो गया. टॉपिक्स वर डिलीटेड बट पेपर में तो आ गए. उसने भी दिया ना, क्या कहते हैं, आप जिसको पढ़ाते थे पहले 12th का, हाँ. उसने दे दिए बोर्ड्स. हम्म. कैसा था उसका फिजिक्स का? पता नहीं यार, बताया नहीं उसने. की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर थी कि अब टेस्ट लेने वाले हैं सर, तो थैंक यू वेरी मच. मैंने बोला ना फुल टेस्ट लूंगा मैं, पूरे पूरे चैप्टर्स का, तो थैंक यू.
कुछ नहीं कर सकता यार मैं, आई कांट हेल्प इट, यही है। फिर टेस्ट नहीं देंगे भाई, मत दो। रिवीजन भी नहीं करेंगे, एक्सपोज भी नहीं होना, टेस्ट भी नहीं देना, ये क्या बात है यार। हाँ जी, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पहले ही पढ़ ली हमने, क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए पी, जो भी आई जे के कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर, ओके। It's a vector which is magnitude is q times the separation between the pair of charges, and the direction is from minus q to q. In terms of p, the electric field of a dipole at large distances, ये याद रखना है large distance के लिए, और दूसरा ये याद रखना है, very important है। You can divide these two, supposing the r's are same, you can see the electric field on the dipole axis is double the electric field of the जस्ट अ मिनट सर, equatorial. एक मिनट हाँ, रुकना। हाँ, यस, यस सर। ठीक है जी। हाँ तो ये मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी। आजकल के बच्चे हैं ना सारे होशियार, पेपर ही मत शेयर करो, बताओ ही नहीं क्या ठीक है क्या गलत है। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस यू सी इन द नॉर्मल फार्मूला एंड दिस फार्मूला। दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डाइपोल के टर्म्स में। हाँ मतलब सिंगल चार्ज का था ये, हाँ, इसको डाइपोल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर डाला। उसमें आर क्यूब आ गया देखो, हाँ, यहाँ आर स्क्वायर होता है या आर क्यूब होता है। ये मतलब के पी अपॉन, या क्योंकि डाइपोल भी वो होता है ना, कहते हैं क्यू आर। क्यू आर, डाइपोल इज क्यू आर, व्हाट डू यू मीन। नो, मतलब डायमेंशन नहीं बता रहा। हाँ, कूलम मीटर यू मीन। हाँ, कूलम मीटर। ओके। डायमेंशनली। जो एट अ पॉइंट ऑन द डाइपोल एक्सिस, मतलब एक्सियल। एक्सेस, ये ऐसे गर्म करके तो खराब हो जाएगा, जैसे सोच रहे हो इसको डालने में, वैसे ही चलेगा। गर्म करके तो खराब हो जाएगा, ये कुछ चलेगा नहीं। नहीं, लो, हाँ जी, एनी थॉट्स ऑन दिस, दिस इज माय 10 मार्कर टेस्ट।
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर इसमें कुछ प्रूव करना है क्या? आंसर बताना है, मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन भी सर, है। मतलब सर आंसर में बताऊँ डी होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, हम्म, उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है। होता है। हाँ जी। फिर और एक आगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अ, बस और रीजन सोच रहा हूँ। मजा नहीं आया यार अभी तक सुन के कुछ। ट्रजेक्टरी। कैसे रीजनिंग दूं मैं अपना, हम्म, एविडेंसेस देके? नो। यार एक ये मिनट देखो और ना। दो सर, एक मिनट और हाँ, दो। हाँ सोचो, आंसर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें तो और यही दे रहा जी। है। जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा मतलब ट्रैजेक्टरी हमेशा पैराबोलिक ही होती है। ये कौन सा नया रूल है भाई? इससे तो बेसिक जवाब क्या दूं? ओके, आंसर इज करेक्ट कि पैराबोला है, बट और रीजनिंग देख लो। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्जेस है। नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बस। ये तो हमने इसको फायर करा है खुद ऐसे। टेस्ट। हाँ, बोले इसे फायर किया है। हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी इस तरफ है ना, क्योंकि यहाँ पर हम अज्यूम करें यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्जेस है। हाँ, मतलब यहाँ पॉजिटिव है। हाँ हाँ, इस तरफ। यूनिट नहीं है, पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव चार्जेस, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। नो, दे आर नॉट टेस्ट चार्जेस।
तो क्या कहेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या? पॉजिटिव चार्जेस, बस खत्म। कुछ लोग उसको टेस्ट चार्ज भी कह देते हैं। नहीं कह सकते। Confuse। किसी ठीक है, नहीं, किसी ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज, तो इस तरफ जाना चाहेगा। जाना चाहेगा। हाँ, और ट्रेजेक्टरी से हमेशा पैराबोलिक होती है, नहीं होती, तो किसने बोला एकदम यार ये? ऐसे नहीं जा सकते ऐसे। मतलब ये कौन से बड़े बड़े फट्टे आगे, ट्रेजेक्टरी सर्कुलर भी हो सकती है ट्रेजेक्टरी तो। कैन बी अ सेंट्रीपिटल मोशन ऑल्सो यार, जबरदस्ती। बट कि किसी ऑप्शन में तो कोई ऐसा नहीं है, सर्कुलर हो तो जाता क्या है हो गया? ऐसा। तो क्या हो गया? ठीक है, अब उससे ठीक है। तो बट ये पैराबोलिक भी नजर तो नहीं आ रही ना, प्रूव करनी पड़ेगी पैराबोलिक है। ये हाँ, देखो, ठीक है। so electron is going up, ट्रेजेक्टरी। हाँ, electron is going up with uniform velocity, and the electric field wants to get it here. What is the force applied by the electric field? E multiplied by E, जी, हाँ, leftward, ऐसे। मतलब on the left x axis। हाँ, ठीक है, लेफ्टवर्ड जाएगा ये। एक्सेलरेशन कितनी है? सर एक्सेलरेशन ई, स्मॉल बाय एम टू मास कैपिटल ऑफ, ई अपॉन एम राइट? इलेक्ट्रॉन। ओके, ना तो ये फिक्स्ड होगी एक्सेलरेशन, इट विल नॉट चेंज। ई सेम, ई सेम, एम ई भी सेम, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। नाउ go back to your projectile motion. You project the body like this, right? जाएगी ऐसे नहीं। It has two parts. One, there is a constant acceleration acting on it, g. In a projectile motion, what is the continuous acceleration? G ना? हाँ जी। और एक fixed velocity होती है, v cos theta, बिकॉज। which is perpendicular to g. यहाँ पे ये है perpendicular to the acceleration. ये 2D मोशन है, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, जिसमें एक कंपोनेंट cos थीटा, आप बॉडी को इन्होंने एट एन एंगल की जगह they have projected it perpendicular. That is the only difference between. So but it is going like this but subjected to a perpendicular acceleration. Look at projectile motion, it has a constant velocity of v cos theta and it is subjected to a perpendicular acceleration. It is subjected to a perpendicular, ये बिल्कुल सेम। ये वेलोसिटी तो y वेलोसिटी तो कभी बदलेगी नहीं इसकी। The y velocity will never change and therefore the y is equal to x tan theta minus माइनस g जी एक्स square स्क्वायर। upon 2u square cos square theta will be applicable to this. So this is a parabola. वो मैंने सही बोला था, बट When a रीजनिंग नहीं body ठीक is subjected to a uniform acceleration and has a velocity which is perpendicular to the direction of the थी। uniform acceleration, तो मतलब एक एक डायमेंशन में एक्सेलरेशन चाहिए यूनिफॉर्म और एक डायमेंशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वाली। इसने इसमें y में मेरे को दे दी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इधर दे दी माइनस ए एक्स। बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन। यू हैव टू गिव रीजनिंग। Okay, one more checkpoint for you. If I say that the electric field through a surface is leaving the surface and the electric field is entering the surface, what is the difference between these two statements? For you to solve a problem, the electric field is entering the surface and an electric field is leaving the surface. What does it मतलब sound to you? क्या मतलब होगा इसका?
एक मिनट. Will enter the surface and electric field leaving the surface. Electric flux, not field. अच्छा, flux. Or you can say the field lines. The electric flux entering a closed surface or a surface would be negative. हम्म, क्या बोल रहे हो? Electric flux leaving a surface will be? Electric flux entering the surface हाँ, is negative. हाँ, yes. Electric field Leaving a surface, uh, is positive. but the surface should be a closed surface. Closed That is the only surface. condition. एक क्लोज सरफेस. तो अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है किसी के अंदर, तो तो व्हाट यू माइनस डू कर इज देंगे. दोनों को मतलब ऐड कर दो अपने अपने हाँ, साइन के साथ. मतलब भाई माइनस ही हाँ, मैग्नीट्यूड. यस. यू विल गेट योर नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस. इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? व्हाट स्टेटमेंट? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है एक जगह पे, हम्म. इट इज प्रोपोर्शनल टू द, नहीं सॉरी, क्या इज इट ट्रू दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, हम्म. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is proportional to the electric field, sorry, electric flux at that point? वैसे तो ये तो हमें पता ही है कि फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी एस होता है ना. हम्म. फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? बट रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, राइट, is, if I tell you that this is your electric field in situation number 1, and then in the same area there are only two lines, which flux representation represents a stronger electric field? कौन सा स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऊपर वाला. ऊपर वाला. द डेंसिटी इज हाई, राइट? हाँ जी. सो फील्ड लाइंस भी इलेक्ट्रिक, ज्यादा है या, और क्लोज भी है. हाँ, साइन कन्वेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी. सो हमारे टेस्ट में ना एक बहुत एक कहते हैं क्वेश्चन आया था हम्म, कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हम्म, ये सर हमें कोई एक वो रेक्टेंगुलर रॉड ही मान लो. हम्म. रेक्टेंगुलर ये नहीं लग रही स्ट्रेट उसे. लाइन, कंटिन्यूस चार्ज, ठीक है, हाँ. ड्रॉ कर दिया, हाँ ठीक है.
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अवे परपेंडिकुलर टू हाँ, दिस। ऐसे। नहीं, इस केस में हमारे मुंह के ऊपर ऐसे, अनलेस यू आर ड्रॉइंग दिस। नहीं, no, सिर्फ 3D में बना रहे हो, 2D कैसे बना रहे हो? टू डी अगर टू डी प्लस यहाँ पे है तो तुम्हारे मुंह की तरफ आएगा ये नहीं, प्लेन जो है। ये 2D है। 2D है तो नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, चार्ज से तो परपेंडिकुलर निकलती ऐसे हुई जाती है बनेगा ना। क्योंकि हमारी मैडम उसका ऐसे बता रही थी। अरे भाई, फिर वो शीट ऐसे पड़ी होगी ना। हाँ, ऐसी। हाँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये रहा। इलेक्ट्रिक ये चार्ज है मेरा, पॉइंट चार्ज, परपेंडिकुलर ही तो होता है। राइट एंगल टू द शीट, पॉजिटिवली चार्ज शीट। और वैसे सर एक कूलम्स लॉ से एक क्वेश्चन आया था। हम्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही था। क्या था अभी बता दो। हाँ, ये सर एक स्क्वायर है। जी। हम्म। सेंटर पे एक प्लस क्यू एक चार्ज पड़ा है। हम्म। यहाँ पर -3 क्यू फोर्स है। हम्म। नहीं, मतलब -3 क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी -3 क्यू है। हम्म। इस मिड कैंसलेशन। पॉइंट मिड पॉइंट में सर 7 क्यू है। यहाँ -7 क्यू है। सिमेट्री। अच्छा, ये -2 माइनस है। क्यू ये ये प्लस है, माइनस है। प्लस है। ये प्लस है। और ये वाला। ये ये नहीं, ये माइनस है, ये प्लस है सर। हाँ। ओके। और यहाँ पर है हमारा -2 क्यू। अच्छा, ये दो, ये भी माइनस है इधर और है वो भी, ये फोर भी। क्यू बोल रहे हो माइनस, लिख प्लस रहे हो नहीं यार। नहीं, ये माइनस नहीं, ये तो प्लस है। ओके। ये प्लस है। बोलो। ओके। यहाँ पर भी 4 क्यू। हाँ, तो व्हाट वुड बी द नेट ये तो फोर्स हमने करा ऑन नहीं द। हुआ सिमेट्रिकल। हाँ, ये देखो, ये अट्रैक्शन महसूस हाँ कर जी। रहा है इस तरफ। तो ये इस कैंसलेशन। तरफ। कैंसलेशन। हाँ जी। रिपल्शन, रिपल्शन कैंसल। हाँ, रिपल्शन, बट रिपल्शन कैंसल। 7 क्यू और -7 क्यू में स्पेशल है। ये क्या है? ये -7 क्यू है यार। ये अच्छा, +7 क्यू और -7 क्यू में। ओके, ये प्लस नहीं है। इसको बाहर की तरफ तो फेंकेगा सेवन वर्टिकल। क्यू इधर। वर्टिकल। हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नेट फोर्स लगेगी। यार अपवर्ड यार। अगर ये माइनस है, अपवर्ड्स। इट विल गेट रिपेल्ड ये एंड माइनस की अट्रैक्टेड। प्लस है सर, वो मैंने पहले बताया प्लस क्यू है। कौन से वाला? सेंटर पे अच्छा, जो हाँ, फिर चार्ज है। ठीक है, रिवर्स कर लो, ठीक है, फाइन। हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये तुम्हें कर लेना चाहिए था। एक ये ये वाला हमने क्वेश्चन करा आया है। था। ये प्रिंटेड पेपर होता है, कैसा होता है? प्रिंटेड पेपर में बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख देते हैं। अच्छा, फोटो खींच लो। हाँ, क्या? नहीं। नहीं, आंसर सॉल्व करने होते हैं बस। बोर्ड पे बुला बुला के। नहीं 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 नहीं, नहीं पेपर पे। एंड एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन ये था हम्म। कि एक स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर, which has a charge of स्फीयर का क्वेश्चन क्यों दिया?
हम्म, देना नहीं चाहिए था क्वेश्चन। कहाँ निकालना है ये भी तो पूछो। A charge. हाँ, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। Sorry, having electric field हाँ, चार्ज downwards. कैन नॉट बी डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और Electric field. डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। हाँ, downward electric field. Whatever. Downward electric field. चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम। Plus 2 microcoulombs. And weight of the that thing charge. हाँ तो ऐसे है ना। हाँ. Suspended by a string. हम्म, Find the tension in the string. ये भी तुम्हें आना हाँ. चाहिए था। हाँ जी. तो ये मेरे को आता था, तो इस पे मैंने क्या किया, ये मैंने फोर्स दिया था तो डाउनवर्ड्स बता। लग रही है, हाँ। क्यूई, जो टेंशन, ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, हाँ, तो टी प्लस वुड एम बी जी इक्वल टू एम जी प्लस। तो क्यूई. हाँ ठीक है, फिट, अग्रीड। टेंशन विल एडजस्ट इटसेल्फ, बढ़ती जाएगी जैसे क्यू में एम जी ऐड करोगे। बढ़िया, गुड है। और लगना शुरू हुई ना अकल, लग जाती है धीरे धीरे। ऐसा लगता है शुरू शुरू में कि भाई मुश्किल हो रहा है बड़ा। आपको सारे अच्छा, एक और क्वेश्चन. हाँ। ये एस एल अरोड़ा से ही था. यहाँ पर सर प्लस क्यू है, हम्म, यहाँ पर 7 क्यू है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम्म, हमें 30 से वो दे रखा, 30 सेंटीमीटर. हम्म, तो यहाँ पर सर एक हमने बोले थर्ड चार्ज रखा हुआ है, हम्म, जिसका ये -7 क्यू है. ओके। ये तो एक दूसरे को, पर इनके यहाँ बारे में पर होगा भी, ही यहाँ नहीं। पर एक ओके। 2 क्यू का एक चार्ज रखा हुआ है, +2. हाँ। ओके। तो हमें वेयर निकालना है शुड। कोई ऐसे पॉइंट जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए. ठीक है, ये भी करा हुआ था हमने। हाँ जी. तुम क्या नहीं कर पाए उसके अंदर, दैट्स माय क्वेश्चन। व्हाई डिड यू लूज 2 मार्क्स आल्सो? क्या नहीं आता था उमा तुम्हें? सर, मेरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में घट घट उसमें कम हुए थे. क्या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या? मतलब मैंने गलत डायरेक्शन, मैंने वो क्या कहते हैं, गलत तरीके से बना दी थी. अच्छा, वो लेकिन ठीक हो गया, समझ में आ गया बाद में? हाँ, ये अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं नहीं, वो समझ ओके। आया. एक मोटे मोटे बताओ. और एक था स्टेट कूलम्स लॉ. शाबाश, ये तो बढ़िया है ना। ये बोर्ड में भी ऐसे ही आता है, स्टेट। स्टेट कूलम्स लॉ, राइट द एसआई यूनिट, राइट इन द वेक्टर फॉर्म. हाँ ये आता है। वो फिर वो यस. सर आप इसकी जो है असाइनमेंट ही भेज दो. भेज दूंगा जी। करने वाले बंदे चाहिए, पता नहीं चले कहाँ गए नहीं नहीं लोग सर, छोड़ ये छाड़ के। प्राइवेट ऑफिस सर, ये सरकारी दफ्तर नहीं बनेगा. ये जो है ना, ये बहुत बार बोला गया मेरा तो। नहीं नहीं सर, अब नहीं, आपसे कहा, अब मैं पहले ही बोल दिया बच्चों की क्या हालत पहले. ही पड़ी है। बिना कुछ अचीव करे हुए वो इस मोड में आ गए हैं कि कुछ नहीं करेंगे हम। बताओ। नहीं तो कुछ गवर्नमेंट नहीं करा ऑफिस. और वो हो गया जी, सब अचीव कर लिया हमने। प्लीज. ऐसे बच्चों को ना प्लम्बर का कोर्स कराना चाहिए। पहले तो नलका ठीक कर नंबर नहीं तू। सर, पानी पूरी बेचने का करा. हाँ वो भी बहुत अच्छा है। मी तो सोच भी रहे थे लेने, पानी पूरी बेचूंगा. एक दिन तुम धूप में खड़े हुए ना,
बेहोश ना हो गए। ए, तुम्हें एक टपड़ी फेल टू लोड। चलो। रीस्टार्ट। सर कभी आपको सर 12th में कभी या 11th में कभी को फील हो कि आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए? नहीं नहीं। नहीं। टू एप्सिलॉन नॉट। सर फोर्थ। यार आंसर नहीं पूछा था, सॉल्व करके दिखा दो प्लीज। सॉल्व करना मतलब ओवर। अच्छा ठीक है। सर जो लोअर हाफ का एरिया है, दैट इज दिस इज द, ये एल है, हम्म। ये एल बाई टू है। इट वुड बी एल इंटू एल बाई टू, राइट। एल स्क्वायर बाई टू। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो एज पर द मतलब फाई इज इक्वल्स टू ई एल स्क्वायर बाई टू। आई डोंट थिंक सो, वाई? बिकॉज आई थिंक वी आर डूइंग फिजिक्स ना, तो हमें मैथ्स आनी वो चाहिए। इट इज ई डॉट डी एस, इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। कॉस थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें कहीं हमें यूज तो एरिया वेक्टर के ऊपर एक नॉर्मल बनानी पड़ती है। ये एरिया वेक्टर के ऊपर एक नॉर्मल बनाओ जो ये प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर होगी, बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि जो एरिया है वो पेपर के अंदर है, स्क्रीन में, प्लेन में। तो वहां से बाहर एक अपने मुंह की तरफ एक एरो लेके आओ, अवे फ्रॉम द एरिया। वो कितना एंगल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल के बीच में? 90। ये अच्छा तुम्हारा। तो फिर 90। यस। अच्छा तो फिर तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ जी। फिजिक्स करने से जीरो है, मल्टीप्लिकेशन करने से ही तुम्हारा आंसर था। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लग रहा था तुम्हें, ऐड कर लोगे, वाह बेटा। अच्छा। मल्टीप्लाई करने के नंबर दे देंगे तुम्हें। क्लियर हाँ हुई? क्लियर क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बस से फुद्दू क्वेश्चन है ये। ठीक है। हम्म, इसमें आया। ओए,
Z plane. Flux. नॉर्मल का एंगल भी दे रखा है. If you get the diagram right in your mind, you get the answer. मतलब XYZ प्लेन में इसका एंगल किसके साथ है? ओ बेटा, द स्क्वायर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल. मतलब स्क्वायर जो है वो सीधा नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ. स्क्वायर जो है कुछ ऐसा पड़ा हुआ है. अगर ये मेरा z एक्सिस है, ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो स्क्वायर जो है एक्स जेड प्लेन के साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? जे में. ओ बेटा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. मतलब इस तरफ है परपेंडिकुलर, वाई के साथ हो गया ना. जे तो यही है, आई जे के. ठीक है, आई जे के, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है. 90 डिग्री है एंगल तब भी, क्योंकि ये तो भाई तब भी किस प्लेन में है ये XZ. एरिया? एक्स जी, हाँ, तो इसके परपेंडिकुलर ही है. तो हाँ. पूरा ही एरिया कवर हो जाएगा मतलब. लेकिन एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है. लेकिन पूछा क्या है? थ्रू द स्क्वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन हुज प्लेन इज इंक्लाइंड. क्यूब है क्या? नहीं, स्क्वायर है. 40 हुज प्लेन 4800 इज न्यूटन मीटर. एग्जैक्ट प्लेन. निकालना क्या है? 48 फ्लक्स. फ्लक्स. ई तो दिया मैं हुआ अगर है. कहूँगा 4800 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज जे. ठीक है, तो तो इलेक्ट्रिक बाय फील्ड यूजिंग इज, तो मैथ्स. इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही हो गया, नहीं जे में ही. सर, एक्चुअली एक चीज बताओ. हाँ, बाय यूजिंग मैथ्स माय आंसर इज ऑप्शन 3. रीजन बताओ तुम. मैं बोला ना बाय यूजिंग मैथ्स. ठीक है, तुमने एंगल जीरो ले लिया, कॉस जीरो. नहीं, एंगल 0 नहीं, एंगल 60 डिग्री लिया मैंने. क्यों? कॉस. अरे, अगर तुम्हारा एक स्क्वायर एग्जैक्ट प्लेन के अंदर है, उस पे नॉर्मल जो ड्रॉ करोगे वो किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्मल. नॉर्मल टू द स्क्वायर किस प्लेन, किधर होगी? जे में नहीं होगी. एक्सी प्लेन के अंदर अगर तुम्हारा हाँ. स्क्वायर है, किस डायरेक्शन में होगी वो? इसके एक मिनट. परपेंडिकुलर कहाँ होगी नॉर्मल? सामने ऐसे चिपटा पड़ा हुआ है तुम्हारे यूं एक्जेड प्लेन में, उसके ऊपर परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में जाएगी? जे में नहीं जाएगी, वाई हाँ, जे एक्सिस में में. जाएगी. वाई एक्सिस में. हाँ. और इलेक्ट्रिक हाँ. फील्ड का क्या डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सर अलोंग द वाई एक्सिस. दोनों पैरेलल हो गए, मतलब एन हाँ. एंड ई आर पैरेलल. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. जीरो. अगर नहीं, मैं आपको सब चीजें बताऊँ. मेरा 40 आंसर है सिक्स सेंटीमीटर इंटू टेन रेस टू पावर फोर. एरिया से क्या फर्क पड़ता है, टेढ़ा भी पड़ा है तो. मतलब मैं एरिया की बात नहीं कर रहा ना. आप नहीं है. पर अभी ये यहाँ पर 100 क्यों नहीं है? किधर? हाँ ठीक है, रख लो 100, खुश रहो. 6 × 10⁴ इंटू क्या कहते हैं. ओहो, एक सेकेंड. द स्क्वायर इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एग्जैक्ट प्लेन. मतलब स्क्वायर भी बाहर हाँ. की तरफ निकला हुआ है. अच्छा. प्लेन से एंगल है. हम्म. प्लेन से एंगल बनाया, मतलब प्लेन तो ऐसे है ना, स्क्वायर ऐसे है. हम्म. स्क्वायर अंदर नहीं चिपटा हुआ, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री नहीं है, सॉरी. इट इज नॉट 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. द स्क्वायर इज नॉट मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स बट एक्जेड प्लेन. मतलब हम्म. स्क्वायर जो है झूल रहा है बाहर की तरफ एक्जेड प्लेन हम्म. के. ये ऐसे है. हाँ जी. ये एंगल जो है हम्म. 60 डिग्री है. तो नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस हाँ, तो मैं एंड मेरे मैथ्स इलेक्ट्रिक मेरी सही फील्ड थी. इज दिस.
डायग्राम नहीं बनाया तुमने सही। मेरा डायग्राम गलत बन गया पहले। आई मेड इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आई शुड हैव मेड इट झूलता हुआ स्क्वायर विद एरो गोइंग लाइक दैट, एंड नाउ यू कैन मेजर द एंगल कि ये जो एंगल, अगर ये 60 डिग्री है 3D में, अगर ये एंगल, ये क्या हो गया, अगर ये स्क्वायर हवा में झूल रहा है और ये एंगल इसका एक्सी प्लेन के साथ, ये वाला 60 डिग्री है, तो नॉर्मल कितना एंगल बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? वो भी 60 डिग्री बनाएगा। अगर मैं इसको ले जाता बिल्कुल 60 फ्लैट में आना चाहिए। तो 90 डिग्री बनता है एंगल। अगर मैंने हाँ। ये वाली सिचुएशन ली होती तो 90 होता। इफ द हम्म। अगर मैंने स्क्वायर को थोड़ा सा 10 डिग्री घुमा दिया तो मेरी नॉर्मल कितना घूम जाएगी? अगर ये उतना एंगल ही 10 डिग्री उतना है ही तो घूमेगी। मतलब भाई 120। एक सेकेंड, नॉर्मल का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, ध्यान से सोचो। अच्छा। एक सेकेंड, अभी स्क्वायर अंदर है प्लेन के, हम्म। तो नॉर्मल का क्या एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? शून्य। शून्य। अभी नॉर्मल केस है ना, सिंपल वाला। हाँ। अगर मैंने इसको यहां पे फिक्स कर दिया इस जगह पे, और इसको हम्म। थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा के मैं यहां ले आया थोड़ा सा आगे की हम्म। तरफ, ये बाय 10 डिग्री, तो मेरी ये कितनी घूम जाएगी? नॉर्मल जो यहाँ पे थी मेरी, हाँ। ये कितना घूमेगी? 80। 80 डिग्री एंगल बनाएगी नॉर्मल। हाँ। तो ये तो अगर 30। मैं 60 रखता हूं तो नॉर्मल विल मेक 30 डिग्री विद द 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड, 30 डिग्री। कॉस मतलब cos 30 इज √3/2। हाँ, तो बने की माने ओके। तो ये बहुत भाई कुल रूट थ्री मिला बाय के टू हो गया पॉइंट एट फोर सिक्स एट सिक्स एट जीरो के आसपास आना चाहिए। हाँ ये रहा। 4880। ओके वट एवर, ठीक है ये रहा। तो क्वेश्चन में गहराई देखी थी बेटा, ऐसे कर दिया हम्म। ट्राई, ऐसे चुपका के थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, लेकिन देखना नॉर्मल को था, उस वाले एंगल को नहीं देखना था, नॉर्मल क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हम्म। भैया अभी तो 90 डिग्री बना रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा 10 डिग्री घुमाएंगे तो वो 10 डिग्री घूम जाएगी, तो वो 80 बनाएगी। हम्म। ओ सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लेट्स रिपीट। इस समय ये वाला एंगल जो है ई और एन के बीच में 0 डिग्री ही है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 ही है, 90 थोड़ी ना, 90 तो इसके साथ था ना। अब अगर इसे मैं 10 डिग्री रोटेट कर दूंगा, टेन लोचा हो डिग्री जाएगा। तो ये 10 डिग्री अगर घूमा तो नॉर्मल भी 10 डिग्री ही घूमेगी, वो भी 10 हाँ। डिग्री ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमें एंगल नॉट विद द सरफेस बट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो 10 डिग्री तो 60 डिग्री रहेगा घुमाने पे भी, क्योंकि अभी हम एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी 90 पे है ना यहाँ पे, ये, हाँ। और नॉर्मल ऐसे ही है स्ट्रेट केस के अंदर। जैसे ही वो घुमा थोड़ी सी नॉर्मल ऊपर चली गई, कितनी जाएगी, जितना ये घुमाओगे उतनी नॉर्मल जाएगी, तो इनके बीच में वैसे वैसे अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये एंगल 20 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री होगा तो 60 ही हो जाएगा, हाँ। तो 60। अब क्या आंसर है तुम्हारा? 60। ये सर अब तो मैंने जो मैथ्स यूज करी थी 4800 है। वो सही आ गया था बट और कभी आइडिया कभार वाज देखो टू, सर ऐसा हो जाता है कि फिजिक्स पेपर गलत होती है, मैथ्स के पेपर सही हो जाती है। नहीं ये देखो, तुम्हें डायरेक्शनल सेंस डेवलप करनी है इसके अंदर, because the physics is hidden there. What are the two हाँ। vectors where I take the angle? ऐसे ही मतलब छुपा हुआ, वो घुमा किसी और चीज को रहा, लेकिन नॉर्मल की देखना है, नॉर्मल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और ई के साथ वो कैसे एंगल बना रही है। इमेजिनेशन डेवलपमेंट होनी चाहिए ठीक तरह से, ये ऐसा नहीं बस ब्लाइंडली ये वाले क्वेश्चन आ गए जी, एक सरफेस दिया हुआ है उसके ऊपर एंगल दिखा हुआ है आंसर था। नो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट ऑन
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ, कुलम्ब। इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। करना और डिस्कस करना, फिर जेई का भी भेजूंगा उसी का, करना। कर लोगे बड़े आराम से अगर तुमने ये ध्यान से सुना और अपने सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया तो। ठीक है जी।